अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यामाहा के बाइक्स में जो सीवी कार्बोरेटर या जिसको बटरफ्लाई कार्बोरेटर कहते हैं उसमें जो लगा आता है उसको उतार के उसको सिंपली क्लीन करने का तरीका बताऊंगा और उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको फंक्शंस भी बताऊंगा। सबसे पहले फ्यूल टैंक के साथ जो फ्यूल कॉक लगा है उसको हमने ऑफ पोजीशन पे करके कार्बोरेटर को ड्रेन कर देना है ताकि कार्बोरेटर हमारा बिल्कुल खाली हो जाए। नीचे जो उसका रिजर्वायर होता है जिसमें फ्यूल का थोड़ा सा अंदर स्टोर हुआ होता है उसके अंदर वो सारा निकल जाए और हम उसको जब रिमूव करें तो उसमें से कोई पेट्रोल ऊपर नीचे ना जाए। पेट्रोल जब सारा ड्रेन हो जाए तो उसके बाद आपने कार्बोरेटर का ड्रेन नट टाइट कर देना है। कार्बोरेटर को निकालने के लिए सबसे पहले हमने एयर फिल्टर का जो बॉक्स है उसके ऊपर और नीचे दो मेन बोल्ट लगे हुए हैं जो उस पूरे बॉक्स को होल्ड करते हैं, तो उसको आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद जो कार्बोरेटर के साथ दो होजेस अटैच हैं, एक एयर फिल्टर बॉक्स से जो होज आ रही है और दूसरा जो उस एक कार्बोरेटर से होकर सिलेंडर ब्लॉक में जा रही है। इन दोनों होज के हमने जो क्लिप हैं उनको लूज़ कर देना है, उन स्क्रूज़ को। इसके बाद जो थ्रॉटल केबल है उसको हमने आज़ाद करना है इस कार्बोरेटर से, तो उसके लिए हमने जो लॉकिंग नट है इसका उसको हमने लूज़ कर देना है। तो ऊपर जो उसकी माउंट है उसमें से ये केबल आज़ाद हो जाएगी और नीचे जो उसका जिसको केबल का हेड होता है, जिसको मक्खी भी कहते हैं, उसको हमने आज़ाद कर देना है कार्बोरेटर से। इसके अलावा जो भी पेट्रोल का पाइप है इसके साथ जो पाइप आ रहे हैं वो हमने रिमूव कर देना है। तो कार्बोरेटर को आप थोड़ा सा हिलाएंगे इन दोनों होज से तो ये बाहर आ जाएगा। अगर आप ऐसे माहौल में ये काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, धूल मिट्टी है और आप शेड में नहीं है, शेड के नीचे नहीं है, तो फिर आपको बेहतर है कि दोनों होजेस को ढांप लें। लेकिन मेरे यहाँ मैं शेड के नीचे था और बिल्कुल एनवायरनमेंट साफ़ था, कोई डस्ट वगैरह नहीं थी, तो इसलिए मैंने इन दोनों होज़ को ऐसा ही रहने दिया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये होज़ जो है डायरेक्टली इंजन में जा रही होती है, तो इसमें कोई डस्ट वगैरह जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये है हमारे पास बटरफ्लाई कार्बोरेटर, और इसको बटरफ्लाई कार्बोरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मेन वाल्व है ओपन क्लोज होने वाला, ये बटरफ्लाई की तरह होता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई कार्बोरेटर कहा जाता है। लेकिन इसका जो ज़्यादा मशहूर या अच्छा नाम है वो है सीवी कार्बोरेटर यानी कांस्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर। और इसको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितना भी इसका मैकेनिज़्म है वो सारा वैक्यूम नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर की बेस पे ऑपरेट होता है। यानी इसकी जो नीडल वाल्व होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती आपकी थ्रोटल केबल से, जिस तरह CG125 के जो कार्बोरेटर आते हैं उसके उस जैसा मैकेनिज़्म उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उस जैसा नहीं होता। तो इसलिए इसको कांस्टेंट वैक्यूम या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी कार्बोरेटर भी कहा जाता है। अब ये कार्बोरेटर बाहर से भी काफ़ी गंदा है, तो उसको मैं पहले कार्बोरेटर क्लीनर से इसको साफ़ कर लेता हूँ बाहर से। तो इसकी मैंने जनरल सफाई कर देनी है पहले। तो इसको आपने थोड़ा सा बाहर बाहर से साफ़ करना है, यानी बहुत बारीकी से अंदर आपने नोज़ल इसकी नहीं डालनी ये कार्बोरेटर क्लीनर की, बस आप बाहर से पहले जनरल सी सफाई कर दें इसकी, अगर आपका कार्बोरेटर इसी तरह बाहर से भी गंदा है तो। और इस मकसद के लिए आप एक ब्रश का यानी टूथ ब्रश जो होता है आम घर में वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करें नरम हो, सख्त वाला ना हो, यानी पुराना कोई सख्त सा हो तो वो आप यूज़ ना करें, नरम हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई छोटा मोटा कपड़ा भी आप उठा लें, क्योंकि ये जो उसके ऊपर कीचड़ वगैरह मिट्टी लग जाती है तो वो बाज़ दफ़ा सिंपली स्प्रे करने से साफ़ नहीं होती, तो आपको इन दो चीज़ों के साथ में इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ सकती है। कार्बोरेटर भी साफ़ हो चुका है ऊपर से, तो अभी मैं इसको खोलूँगा। और खोलने के लिए आप कहीं से भी इसको खोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टॉप से शुरू करूँगा। इसके डायफ्राम को खोलूँगा सबसे पहले, तो उसका दो स्क्रू लगे हुए हैं डायफ्राम को जो उसके ऊपर कवर होता है, तो उन दो स्क्रूज़ को आपने खोल देना है। कार्बोरेटर की खोलना इतना कोई इसमें मुश्किल साइंस या इतनी कोई ज़्यादा पेचीदा चीज़ नहीं है ये। हाँ, सेंसिटिव ज़रूरत है, उसको आपने खोलते वक्त बाकायदा सही स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने हैं। कहने का मतलब ये है इसके ऊपर आप जो भी काम करें तो वो केयर के साथ करें। स्क्रू रिमूव करने के बाद आपने सीधा बाहर इस कवर को बाहर निकाल लेना है और साथ में स्प्रिंग है इसको भी बाहर निकाल लेना है। और जिसकी जो डायफ्राम है इसमें आपने उंगली डाल के कार्बोरेटर को उल्टा करेंगे तो ये बासानी प्यार के साथ बाहर आ जाएगी और इसको प्यार से ही बाहर निकालना है। अभी जो नीडल वाल्व हमने निकाला है इसको आपने चेक कर लेना है, इसकी जो ऊपर डायफ्राम है पूरी जो रबर है इसमें कोई कट्स वगैरह ना हो। इसकी नीडल अंदर अंदर की तरफ अगर आप प्रेस करें तो वो प्रेस होती है, वो हल्की सी उसमें लचक हो, नीडल के अंदर कोई बेंड ना हो, कोई स्क्रैचेस ना हो, तो ये अच्छी हालत में होनी चाहिए बिल्कुल ठीक। इसमें थोड़ा सा भी मसला आएगा तो आपके बाइक के परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि मेन ऑपरेशन जो होता है आप थ्रॉटल देते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं बाइक का, तो वो सारा ऑपरेशन इसी ने परफॉर्म करना होता है। अभी मैं कार्बोरेटर का जो फ्यूल का जो बाउल है, पेट्रोल बाउल या जिसको रिजर्वायर कहते हैं, इसको मैं रिमूव करूँगा। इसके ऊपर 4 स्क्रू लगे हुए हैं तो उसको मैंने रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने के बाद सीधा आप बाहर उठाएंगे तो ये इससे रिमूव हो जाएगा, ये बाउल उसका बाहर आ जाएगा। इसका फ्यूल बाउल रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये सील लगी हुई है और अंदर इसका थोड़ा बहुत कचरा है, रंग ख़राब हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कचरा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने कुछ टाइम पहले मैंने इसको कार्बोरेटर को क्लीन किया था बगैर खोले, और उसका तरीकाकार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूट्यूब पे मैंने वीडियो दी हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आप बगैर कार्बोरेटर खोले भी इसकी सफाई कर सकते हैं। तो उस वजह से ये कार्बोरेटर ज़्यादा गंदा नहीं है और काफ़ी हद तक साफ़ है, तो उसकी ये वजह है। लेकिन मैंने फिर भी इसको खोला मज़ीद क्लीनिंग के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये फ्यूल बाउल है।
और इसमें आप देख सकते हैं इसके जो ऊपर पाइप से निकला हुआ ये इसका ठीक होना चाहिए, हालत इसकी ठीक होनी चाहिए। अंदर इसमें कोई ये पाइप टूटा हो या अंदर कोई इशू हो तो आप इसको चेंज करवा लें। और अंदर आपको जो जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं पीसीज, ये इसको फ्लोट वाल्व कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी लचक होनी चाहिए, स्प्रिंगी इफेक्ट इसमें होना चाहिए, क्योंकि और इसका ये जो अंदर वाल्व लगा होता है जो बेसिकली रिजर्वायर जब ये फुल हो जाता है इसका जो फ्यूल बाउल है, तो फिर ये इसको इसका जो पेट्रोल होता है उसको बंद कर देता है, यानी इसको ओवरफ्लो होने नहीं देता। अगर आपका बाइक का कार्बोरेटर ओवरफ्लो कर रहा है तो उसमें यूजुअली ये मसला होता है कि इसका जो ये जो फ्लोट वाल्व है ये ख़राब हो जाता है। ये कार्बोरेटर का बॉटम ये निचली साइड है, इसमें आपको 2 स्क्रू और एक बड़ा नट नज़र आ रहा होगा। इन सब के नाम आपको शो हो रहे हैं, स्क्रीन पे मेंशन हो रहे हैं। कार्बोरेटर में बहुत सारी पाथ्स गुजर रही होती हैं जिसमें से एयर फ्यूल का मिक्सचर फ्लो कर रहा होता है, और उनको ये सारे मेन जेट हो गया, पायलट जेट, एडजस्टमेंट स्क्रू और नीडल वाल्व, ये सब इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने अपने टाइम पे, अपने अपने मौके पे, अपनी अपनी जगह पे। अब हमारा जो बाइक होता है जब वो आइडलिंग में खड़ा होता है तो उसके जो पाथ में से एयर फ्यूल का मिक्सचर गुजर रहा होता है वो पायलट जेट में से होकर गुजरता है, यानी पायलट जेट जो है वो एक ख़ास फ्यूल एयर का मिक्सचर बना के भेज रहा होता है, और उस बात को आगे फिर एडजस्टमेंट स्क्रू जो है ये एडजस्ट कर रहा होता है। यानी एडजस्टमेंट स्क्रू आप जितना बढ़ाएंगे कम करेंगे तो वो एयर फ्यूल का मिक्सचर उतना रिच और लीन होगा। वैसा नहीं है कि ये सिर्फ आइडलिंग तक काम करता है और आगे जाके बंद हो जाता है, इसका काम बिल्कुल मतलब ओवरऑल सारे फंक्शन में ही रहता है, लेकिन इसका जो मेन मकसद है काम का वो आइडलिंग तक रहता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस अगर आपने मज़ीद चाहिए हो बाइक के, जब आप थ्रॉटल देते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं बाइक को, तो फिर वहाँ पर जाके पायलट जेट आगे काम नहीं करता। इसका अपनी जो लिमिट होती है वो सिर्फ आइडलिंग तक ही होती है। जब आप थ्रॉटल देते हैं, मज़ीद परफॉर्मेंस मांगते हैं बाइक बाइक से, तो उसके बाद जो नीडल वाल्व होता है वो ऑपरेट करता है मेन जेट से। जब आपने थ्रॉटल या एक्सेलरेटर छोड़ा होता है तो वो जो नीडल वाल्व है उसकी नीडल इस मेन जेट के अंदर पूरी इंसर्ट हुई होती है, इसके पीछे एमल्शन ट्यूब होती है उसके अंदर पूरी बैठी होती है, तो मेन जेट का रास्ता बंद होता है। जब आप जूं जूं थ्रॉटल बढ़ाते जाते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं बाइक का, तो वो नीडल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती जाती है, और पीछे जो इस मेन जेट के पीछे एमल्शन ट्यूब होती है उसके अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं जो बेसिकली एयर फ्यूल मिक्सचर को वेपराइज करके आगे दे रहे होते हैं, यानी उसका मिक्सचर बना के भेज रहे होते हैं। तो जूं जूं आप वो नीडल ऊपर होती जाती है तो वो मेन जेट का रास्ता खुलता जाता है और उसको मज़ीद ज़्यादा फ्यूल और एयर मिलता है कार्बोरेटर के थ्रू इंजन को, तो वो फिर कंबशन ज़्यादा होती है और आपके बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। तो याद रखिएगा आपकी बाइक की जो हाई परफॉर्मेंस है वो सारी मेन जेट कंट्रोल करता है, मेन जेट के ज़रिए से होती है, और जो आइडलिंग परफॉर्मेंस होती है वो सारी पायलट जेट और ये एडजस्टमेंट स्क्रू के ज़रिए ही कंट्रोल होती है। और जहाँ तक बात है चोक की परफॉर्मेंस की, तो चोक जो है वो किसी जेट के ज़रिए से नहीं गुजरती, उसका जो अपना पाथ होता है, कनेक्शन होता है, वो डायरेक्ट पेट्रोल उठाता है रिजर्वायर से, और आपके जो सिलेंडर हेड की तरफ जो मतलब होस कनेक्ट होती है डायरेक्ट उसके आगे स्प्रे कर देता है पेट्रोल की। तो वो सिर्फ पेट्रोल फेंकता है और उसका अपना पाथ अलहदा होता है, उसका इस जेट्स वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो एडिशनली स्प्रे करने के लिए आपके बाइक के सर्द मौसम में स्टार्ट करने के लिए काम आता है। चोक लीवर को रिमूव करने के लिए सिंपल आप स्पैनर से इसको नीचे इसका जो नट लगा हुआ है लॉकिंग नट, उसको आप हल्का सा लूज़ करेंगे तो ये खुल जाएगा। उसको आप लूज़ करेंगे तो ये चोक पूरी बाहर आ जाएगी, इसका जो लीवर है पूरा बाहर आ जाएगा। और इसका जो नट है ये हल्का सा टाइट हुआ होता है लॉकिंग नट, इसको ज़्यादा टाइट आपने करना भी नहीं, ये प्लास्टिक का या हार्ड रबर का बना होता है। इसकी परफॉर्मेंस तो असल जब ये कार्बोरेटर में लगा होता है तो पता चल जाता है काम कर रही है या नहीं, और जब आप इसको रिमूव करें तो विजुअली आप चेक भी कर लें इसको बाहर से कोई मसला इसका ना हो। अब जब मैं रिमूव करने जा रहा हूँ इसको एयर बाईपास डायफ्राम कहते हैं या फिर इसको आम ज़बान में छोटी डायफ्राम कहते हैं, और इसके ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको सिंपली आप रिमूव कर देंगे, और साथ में एक छोटा सा लॉक है तो उसको आप रिमूव करेंगे स्क्रूज़ को तो ये बाहर आ जाएगी। और इसका मकसद होता है कि हाई स्पीड्स पे, क्रूजिंग स्पीड्स पे ये जो एयर मज़ीद एयर प्रोवाइड करता है कार्बोरेटर में, और इससे मिक्सचर अच्छा बनता है तो फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर होती है इससे, और परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। और ये भी मूविंग पार्ट है तो इसमें लुब्रिकेशन इसको चाहिए होती है, तो उसको आपने लुब्रिकेट रखना है। और इस पे छोटी डायफ्राम हो चाहे बड़ी वाली है, उनको आपने कोई पेट्रोल नहीं लगाना, या इस पे कोई भी आपने कार्बोरेटर क्लीनर से साफ़ नहीं करना। इसके बाद पायलट जेट को रिमूव करने के लिए सिंपली आपने उसके साइज़ का स्क्रू ड्राइवर लेके एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, तो वो एक नॉर्मल स्क्रू की तरह बाहर आ जाएगा।
इसके बाद एडजस्टमेंट स्क्रू को खोलने के लिए भी उसके साइज़ का आप नॉर्मल छोटे वाला स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इस स्क्रू में याद रखें, एक छोटा सा स्प्रिंग, एक मेटल की यानी स्टील की या मेटल की वॉशर होगी और एक रबर की वॉशर होगी। तो इन चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा ये स्क्रू बाहर निकल आता है तो वो जो वॉशर और स्प्रिंग वगैरह वो अंदर रह जाती हैं और कभी कभी साथ ही निकल आती हैं। अब इस फ्लोट वाल्व की असेंबली को रिमूव करने के लिए इस पिन को आपने प्लायर से ऐसे प्रेस करना होगा। ये इतनी आसानी से हो नहीं रहा था, मैंने काफ़ी ज़ोर लगा के, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम खोला है कार्बोरेटर, तो मैंने काफ़ी ज़ोर से प्रेस करके तब ये निकला। अगर वैसे प्लायर से ना निकल रहा हो तो आप इसको किसी बारीक से पिन रख के उस पर मामूली सा हिट करेंगे तो भी ये पिन निकल आएगी, अगर प्लायर से ना हो रहा हो। तो इसको आपने सिंपली एक तरफ से प्रेस करना है तो पिन थोड़ी सी बाहर आ जाएगी दूसरी साइड से, और उसके उस तरह से फिर आपने प्लायर से होल्ड करके उसको बाहर निकाल लेना है पिन को, तो आपका ये जो फ्लोट वाल्व की असेंबली है ये पूरी बाहर आ जाएगी। अभी जो फ्लोट का वाल्व है इसको आपने चेक कर लेना है, ये सही से काम कर रहा हो, इसके अंदर कोई मसला ना हो। अगर इसमें मसला होगा तो फिर आपका जो कार्बोरेटर है वो ओवरफ्लो करेगा। और ये जो पिन है जिसने होल्ड किया होता है फ्लोट वाल्व को, इसको आप देख सकते हैं, इसकी एक साइड ज़रा पॉइंटेड है यानी एरो शेप में थोड़ी सी, और दूसरी जगह फ्लैट है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो जिसमें पिन लगती है इसमें भी एक जगह एरो बना हुआ है, तो एरो वाली साइड, एरो वाली जगह पे बैठेगी ये जो एरो बना हुआ है जिस मोड में। इस तरह उल्टी आपने नहीं लगानी, एरो वाली जगह एरो पे बिठानी है और पिछली जगह बैक साइड पे प्लेन वाली जगह पे आएगी। तो ये मैंने तकरीबन सारे पार्ट्स इसके रिमूव कर दिए हैं जो पेट्रोल या कार्बोरेटर क्लीनर से डैमेज हो सकते हैं। और जो क्लीनिंग के लिए जो पार्ट्स ज़रूरी हैं वो रिमूव करने के लिए वो मैंने रिमूव कर दिए हैं, सिवाय मेन जेट को खोलने के लिए मेरे पास कोई साइज़ का स्पैनर नहीं था और मैं इसको प्लायर से खोल के वैसे रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये ब्रास के मटेरियल्स होते हैं, इस पर ऐसे ज़ोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो मेन जेट है उसका सुराख खुला होता है, वो अगर आप यूँ ही देखें तो आपको नज़र आएगा, और जो उसके अंदर इमल्शन ट्यूब होती है तो वो भी क्लीन हो जाती है अगर आप सिंपल इसमें ये स्प्रे कर देंगे। और मेरा कार्बोरेटर वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैंने सिर्फ थोड़ा क्लीनिंग के लिए और आपसे शेयर करने के लिए कार्बोरेटर खोला। और अगर आपने मेन जेट रिमूव भी करना हो तो उसमें से इमल्शन ट्यूब आपने निकाल ली हो तो उसके पीछे फिर एक इस नीडल वाल्व को गाइड करने के लिए एक गाइड वाल्व होता है, यानी उस नीडल वाल्व को गाइडेंस देने के लिए, उसको सीधा रखने के लिए अंदर वो छोटे से एक गाइड वाल्व होता है, उसको भी आपने रिमूव कर लेना। उसका आपने ख्याल रखना होगा कि वो किस पोजीशन में बैठी थी, तो उसी पोजीशन में आपने उसको बिठाना होगा वापस। अगर आप उसको उल्टा लगा देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बाइक के परफॉर्मेंस में। कार्बोरेटर को साफ़ करने के बाद जो कार्बोरेटर क्लीनर होता है वो फ़ौरन एवापोरेट नहीं करता, तो उसको साफ़ करने के लिए फिर कंप्रेस एयर बेहतर होती है। अगर आप उसमें कंप्रेस एयर मार देंगे तो वो अच्छे से फिर उसको एवापोरेट कर देते हैं, यानी कार्बोरेटर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लेकिन मेरे पास अभी घर पे कंप्रेस एयर की सहूलत नहीं थी, तो आप सिंपल जो टायर में हवा भरने वाला पंप होता है उसको इस्तेमाल के ज़रिए से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अच्छे से क्लीनिंग के बाद मैंने इसका जो मेन जेट है उसको वापस मैंने डाल दिया और उसको सिंपली आपने अंदर डाल देना है और उसको आपने स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है। इसके बाद मैंने फ्लोट वाल को वापस इसके अंदर फिट कर दिया। और फ्लोट वाल की नीडल मैं फिर बता रहा हूँ कि इसकी जो पॉइंटेड जगह है, एरो वाली जगह, वो एरो वाली साइड पे आनी चाहिए और फ्लैट वाली साइड फ्लैट जगह पे, प्लेन वाली जगह पे आनी चाहिए। पिन को जब आप बिठा देंगे तो इसको जहाँ पर एरो जो बने हुआ है इस साइड से पिन थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, इसका मतलब है कि आपने पिन पूरी तरीके से ओरिजिनल अपनी जगह पे सही से बिठा दिया है। इसके बाद जो फ्लोट बाउल का कवर की सील है उसको आपने बिठा देना है उसके अंदर, और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो साइड ऊपर आती है वही साइड आपने ऊपर रखनी है, और उस सील को सही से इसके अंदर बिठा के फिर आपने उस कवर को वापस लगा के चारों स्क्रू टाइट कर देने हैं। इसके बाद जो छोटी डायफ्राम है जिसको एयर बाईपास डायफ्राम कहते हैं उसको आपने हल्का सा लुब्रिकेट करना है, सेम उसी तरीके से मामूली सी आपने ग्रीस लगा देनी है और उसके बाद उसको वापस अपने फिट कर देना है। इसके बाद आपने चौक को बिठा देना है अंदर, उसका जो लॉकिंग नट है उसको आपने टाइट कर देना है, लेकिन याद रखें इसको आपने थोड़ा सा टाइट करना है, ओवर टाइट नहीं करना। अब ये जो बड़ी डायफ्राम है इसके ऊपर भी आपने हल्की सी ग्रीसिंग कर देनी है ताकि इसमें जो असल में ये मूविंग पार्ट है तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे जाती है तो इसको भी आपने ग्रीसिंग थोड़ी कर देनी है, यानी इसकी लुब्रिकेशन ज़रूरत होती है इसके, तो आपने कर देनी है। और बिल्कुल नीचे तक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि निचला जो इसका हिस्सा है नीडल के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, ये इसके ऊपर पेट्रोल और एयर जो फ्यूल का मिक्सचर है वो उसके ऊपर लगता है, तो आप सिर्फ ऊपर तक कर लें। इसके ऊपर बाकायदा निशान भी बना होता है, जो एरिया रगड़ खाता है उसको आपने ग्रीसिंग कर देनी है। ऊपर से वैसे भी लुब्रिकेट रहता है, और अगर नहीं है तो आप इसको लुब्रिकेशन कर दें इसकी ग्रीसिंग के साथ, और उसके बाद इसको फिट कर दें उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको रिमूव किया था, उसके ऑपोजिट तरीके से आपने इसमें फिट कर देना है।
नीडल वाल्व फिट करने के बाद आप इसको किसी भी पेचकस की मदद से ऊपर नीचे करेंगे तो आप देखेंगे ये स्लोली यानी ऊपर करके फिर ये स्लोली नीचे आता है, डायरेक्ट एकदम ठक करके नीचे नहीं गिरता। और इसका जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ से एयर जाती है उसको अगर आप खुद मैनुअली फूंक देंगे तब भी ये ऊपर नीचे होगी, तो उसका मतलब है कि आपकी डायफ्राम काम ठीक कर रही है और आपने सही तरीके से इसकी फ़िट की थी। अब जो एडजस्टमेंट स्क्रू है उसको बैठाने के लिए आपने सबसे पहले इसमें स्प्रिंग बैठा देना है, उसके ऊपर फिर मेटल की वॉशर, उसके ऊपर रबर की वॉशर, ये 3 चीज़ें आपने उसके ऊपर बैठानी है। और जब मैं खोल रहा था उस वक्त इसकी आपको मैंने दिखाया भी होगा, इसकी रबर वाली वॉशर अंदर रह गई थी, वो बाद में गिरी थी इसमें से। तो ये तीनों चीज़ें आपने स्प्रिंग, मेटल की वॉशर और रबर की वॉशर ऊपर आपने बैठा देनी है। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट स्क्रू तब उसके अंदर आपने बिठा के टाइट कर देना है। अब जहाँ तक बात है इसकी एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट स्क्रू को कितने टर्न्स पे एडजस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा है। आगे आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि मैंने कार्बोरेटर फर्स्ट टाइम खोला है कंपनी सेटिंग के साथ। अभी तक मैं चला रहा था, ना किसी मैकेनिक ने छेड़ा था और ना मैंने इसे कभी छेड़ा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम खोला है और उसकी जब मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी स्क्रू को मैंने टाइट करके देखा कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कंपनी की क्या थी, तो ये 2.5 टर्न्स ही थी, लेकिन एक टर्न 180 डिग्री के बराबर था। और यूजुअली मैकेनिक आपने देखा होगा वो एक टर्न को 360 डिग्री तसव्वुर करते हैं और उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट कंपनी सेटिंग का जब मैंने इसको स्क्रू टाइट करके देखा तो ये था तो 2.5 टर्न्स, लेकिन एक जो टर्न था वो 180 डिग्री के बराबर था। यानी 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री और फिर 90 डिग्री। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से, अगर आप चेक करें इसको। जैसा कि आपने देखा जब मैंने कार्बोरेटर खोला था फर्स्ट टाइम, यानी उसको जब मैंने टाइट करके देखा तो 2.5 टर्न्स थे, लेकिन 180 डिग्री का एक टर्न था। तो मैं इस हिसाब से भी इसको एडजस्ट करूँगा। तो एडजस्टमेंट स्क्रू को फुल टाइट कर दिया मैंने और उसके बाद मैंने 2.5 टर्न्स को खोला, लेकिन एक टर्न मैंने 180 डिग्री रख के इसको 2.5 टर्न्स खोल दिया। और ये इस कंपनी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी और मुझे नहीं पता मैकेनिक्स इसको 360 डिग्री के हिसाब से एक टर्न क्यों शुमार करते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कंपनी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से इसका जो है एक टर्न 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एडजस्टमेंट स्क्रू को फुल टाइट करके 2.5 टर्न्स मैंने खोल दिया, लेकिन एक टर्न 180 डिग्री के बराबर और आखिरी जो हाफ टर्न था वो 90 डिग्री के बराबर। तो ये भी कार्बोरेटर रेडी हो चुका है, क्लीन हो चुका है, सब कुछ इसका फिट हो चुका है। तो उसका भी वापस हम फिट करेंगे बाइक में। एक और चीज़ जो एडजस्टमेंट स्क्रू है जो उसको हम टाइट करते हैं तो उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी टिप थोड़ी सी बाहर निकल आती है। तो जब कंपनी फिटेड आया था, जब जब मैंने खोला पहली बार, तो उसकी भी निप इतनी ही निकली हुई थी टिप इसकी जितनी अभी निकली हुई है। तो मैंने इसको क्रॉस चेक करने के लिए ये भी चीज़ चेक की, तो ये वाकई कंपनी की सेटिंग के हिसाब से ही एडजस्ट हो गया। तो ये मैंने कार्बोरेटर फिट कर दिया बाइक में। और ये रात को काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर मैंने इसको रात को सिर्फ फिट कर दिया, अभी चेक नहीं किया था। तो सुबह उठ के फिर मैंने कार्बोरेटर में ये एक पाइप रहता था ये लगा दिया और उसके बाद मैंने इसका फ्यूल फिल्टर था वो भी चेंज कर दिया न्यू के साथ। ज़ाहिर है कार्बोरेटर क्लीन हुआ तो मैंने सोचा फ़िल्टर भी गंदा है उसको भी चेंज कर दूँ। और उसके बाद मैंने बाइक को जब चला के देखा, इसको रन करके देखा, तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं। जब आप कार्बोरेटर क्लीन करते हैं तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए हो सकता है चोक मांगे, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए चोक मांगेगा। एक बार उसके अंदर वो सारी रनिंग हो जाए, पेट्रोल का फ्लो बन जाए, तो उसके बाद फिर ये नॉर्मली बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो इसकी माइलेज है वो भी मैं चेक कर रहा हूँ अभी तक, तो इसकी परफॉर्म जो माइलेज है वो अभी तक बेहतरीन चल रही है जिस तरह इसकी स्टॉक थी।
तो फ्यूल मिक्सचर सेटिंग की जो बात थी ये अब इसमें ज़रा अलहदा किस्म की थी। मतलब इसकी सेटिंग जो नॉर्मली लोग समझते हैं मैकेनिक्स, और इसकी जो जेन्युइन कंपनी सेटिंग आई थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। और ये तो सारा प्रोसीजर कार्बोरेटर खोलना और उसको क्लीन करने के तरीक़ाकार। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।